हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ये वही न्यूमेरिकल्स हैं जो लास्ट ईयर्स कभी न कभी पूछे गए हैं। तो आइए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन सा है। हमारा पहला न्यूमेरिकल है 15×10⁻⁴ कूलम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे कोई आवेश रखा गया है और उस आवेश का परिमाण कितना है 15 × 10⁻⁴ कूलम, और उस पर जो फोर्स लग रहा है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो है 4.5 न्यूटन का। तो जिस बिंदु पर यह आवेश रखा गया है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दो चीज, ये ऑलरेडी आवेश का भी मान गिवन है और बल का भी मान गिवन है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला लगा लेंगे F/Q, और जब F/Q निकालेंगे और जैसे ही वहाँ पे वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम में हमको ज्ञात हो जाएगी। आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। गिवन है Q बराबर 15×10⁻⁴ कूलम तथा बल बराबर 4.5 न्यूटन। ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, बल बटे आवेश, यानी F/Q। और जब इस मान रखेंगे तो F का मान 4.5 और Q का मान 15 × 10⁻⁴। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा, एक पावर जो है ये 4 है, -4 है, तब ये -3 हो जाएगा और बचेगा क्या 45/15। और जब 15 में 45 में 15 का भाग करेंगे तो ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा और हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा E बराबर 3×10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये रहा तो हमारा पहला जो न्यूमेरिकल था उसका सॉल्यूशन। आइए हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गिवन है और अल्फा कण पे हम जानते हैं कि +2e चार्ज होता है। अल्फा कण का मतलब कि जब अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है या हीलियम के परमाणु से जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो जो बचता है उसी को हम अल्फा कण कहते हैं। मतलब उस पर आवेश की मात्रा कितनी है तो +2e, मतलब 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, उसी के बराबर। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बल का मान ज्ञात करना है। मतलब E गिवन है और Q गिवन है, तो हमको यहाँ पे बल की गणना करनी है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे दूसरे नंबर का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा कि गिवन है E का मान गिवन है, E बराबर 15×10⁴ न्यूटन पर कूलम तथा अल्फा कण पर आवेश हम जानते हैं कि उस पर क्या होता है +2e के बराबर होता है और E का मान जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो जो आवेश का मान है Q का मान Q बराबर +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, बल का मान। तो हम जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर हो जाएगा E × Q। और जब हम E और Q का मान रखेंगे, हमने E का मान रख दिया 15×10⁴ गुणे Q का मान रख दिया 3.2 × 10⁻⁻19, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये -15 हो जाएगा। और ये जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। और जब 48 को 4.8 लिखेंगे तो एक और जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा और तब हो जाएगा 10⁻⁻14 न्यूटन। तो ये उस आवेश पे लगने वाला यानी अल्फा कण पे लगने वाला बल का परिमाण है।
आइए अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसमें हमको डायरेक्शन भी ज्ञात करना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उसको देखते हैं। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो ये है कि नीचे दिए गए चित्र में 3 बिंदुओं ए बी व सी के बीच की दूरियां प्रदर्शित दी गई हैं। ए व बी पर क्रमशः +1.2 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -1.6 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश स्थित हैं। मतलब यहाँ पे बिंदु ए पे +1.2 × 10⁻⁸ कूलाम और बिंदु बी पर -1.6 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश स्थित हैं। तो बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से देखिए गिवन है ए और बी के जो बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ए और बी की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ए से सी की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है और जो सी से बी या बी से सी की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो जब ऐसे देखें हम 3, 4, 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी और ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी तो ये सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। और जब इस कोण को ज्ञात देखें तो ये कैसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि जो सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग सबसे बड़ी भुजा का अगर इसका हम वर्ग करें तो इनका वर्ग और इनका वर्ग के दोनों के योग के बराबर होगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो आवेश ए पे रखा गया है इसके कारण और जो बी पे रखा गया इसके कारण, दोनों के कारण बिंदु सी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक चीज हम लोग पिछले जब हम लोग इसका थ्योरम पढ़ रहे थे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने जाना था कि जो अगर कोई प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की तरफ होती है और जो माइनस आवेश होता है माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। मतलब कहने का है कि ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की तरफ होगी, जबकि जो बी के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो जब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तब यहाँ पे हम सदिश के योग नियम को लगा के इसकी वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। हमने माना कि जो बिंदु ए पर आवेश है उसको Q1 मान लिया और Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 है, तो E1 की दिशा ऐसे होगी बाहर की तरफ। और जो बिंदु बी पर जो आवेश है उसको हमने Q2 माना और जो Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने E2 माना। तो इसका जो परिणामी होगा वो E एक दूसरे से कैसे होगा, ये E1 और E2 एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं, यानी कैसे होंगे, समकोण होंगे। जब समकोण होंगे तो उस स्थिति में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोनों के E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 होगा। और जब cos 90 हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2E1 E2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा E बराबर कर्ली में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब हमको E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले पार्ट में डिस्कस किया था, हमने बता दिया था कि जो ए पर जो आवेश है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और जो बिंदु बी पर आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। चूंकि ये जो बिंदु बी पर है वो ऋण आवेश है इसलिए इसके लिए अंदर की तरफ होगा, जबकि जो ए पे है प्लस है इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की तरफ होगी। और हमने ये परिणामी निकाल लिया था। और जो परिणामी की बात कही थी, जो ई बोला गया था कि जो ई होगा वो किसके बराबर होगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का कर्ली में E2 के स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होगा। ये हमने सॉल्व कर लिया, ये बता दिया था। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या, E1 की वैल्यू चाहिए और E2 की वैल्यू। तो E1 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी जो बिंदु ए पर आवेश है उसके कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही हमने लिखा है सी पर Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने इसको E1 माना है तो E1 बराबर होगा, फार्मूला जानते हैं हम लोग, 1/4πε0 इंटू Q1/R1 का स्क्वायर। R1 यही है जो हमने 3 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है, यही हमारा क्या है, इसको हमने R1 मान लिया। तो ये 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो हमने 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर दी, 9 × 10⁻⁹
और जो हमारा Q1 है, Q1 की वैल्यू 1.2 टाइम्स 10⁻⁸ और जो हमारा R1 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻² का स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का जो स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा, और 10⁻² का जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। 9 नोमिनेटर और 9 डिनोमिनेटर दोनों में है, तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जब पावर से देखेंगे तो ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो ये 9 और 4 मिलकर हो जाएगा 13, और 13 से जब 8 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो बच जाएगा 5, और तब E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये तो था जो Q1 के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक उसी प्रकार Q2 के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, वो ज्ञात कर लेंगे, फिर इस फार्मूले में रख देंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही बिंदु C पर Q2 आवेश यानी बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E2 माना है, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2/R2 का स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू हमने पुट कर दी 9 टाइम्स 10⁻⁹ इंटू जो Q2 की वैल्यू है 1.6 टाइम इंटू 10⁻⁸, और जो R2 है, R2 की वैल्यू कितनी है, ये है R2, और ये है कितना 4 सेंटीमीटर। जब 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स 10⁻²। तो हमने ये रख दिया R2 और इसका स्क्वायर कर दिया। जब हम वैल्यू और थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमने ऐसे रख दिया, नीचे जो स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 10⁻² का स्क्वायर है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये यहाँ से अगर हम इसको भी 1.6 बना लें तो ये हो जाएगा 10⁻3, और जब 10⁻3 हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 इंटू, और ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये चूँकि अब ये एक पॉइंट तो इधर हो गया है, तो ये हो जाएगा 3 और 9 12 हो जाएगा। 12 से -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा कितना 4, और फाइनली जो E2 का रिजल्ट, जो E2 की वैल्यू होगी वो होगा 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हमने इसको समीकरण 1 बना लिया। समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 से हमने ये माना है कि जो E है, E किसके बराबर होगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिखा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का, E1 का मान रखा, E1 का मान आया था हमारा 1.2 × 10⁵, तो हम इसको 12 × 10⁴ लिख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको 4 रखा है तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 12 × 10⁴ कर दिया इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁴ का स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पे 10⁴ है, यहाँ पे भी 4 है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा 10⁴, और केवल बच जाएगा कड़ी में जो रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का जब वर्ग करेंगे तो 144, और 9 का जो वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। तब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 225। अब जब, और ये ऑलरेडी 10⁴ हम क्या कर लिए हैं, वर्गमूल निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो कड़ी में 225, यानी जो 225 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 225 का जो वर्गमूल होता है प्लस माइनस 15 होता है, हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 × 10⁴, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो परिणामी तीव्रता होगी 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये होगा बिंदु ए और बिंदु बी पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वैल्यू होगी 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। जो अगला न्यूमेरिकल हमारा वो ये है कि स्वर्ण नाभिक मतलब गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड के नाभिक की, न्यूक्लियस की, एवडस गोल्ड के नाभिक की त्रिज्या जो है वो है 6.6 टाइम 10⁻⁻15 मीटर है। यदि नाभिक का धन आवेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि जो एवरेस्ट होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड के नाभिक में 79 प्रोटॉन होते हैं, और वो जो प्रोटॉन होंगे नाभिक में माना जा रहा है कि एक समान रूप से क्या है, वितरित है। और मान लीजिए
हमने क्या किया कि ये हमारा नाभिक हो गया और इसी नाभिक के अंतर्गत क्या है 79 प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन भी होंगे। तो हमको जो इसकी त्रिज्या दी गई है वो इसकी जो त्रिज्या है 6.6 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। तो कह रहा है इस नाभिक के सतह पर स्थित किसी बिंदु पर, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, त्रिज्या है, हर जगह त्रिज्या ही होगी और त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। तो उस स्थिति में कह रहा है नाभिक की सतह पर उपस्थित स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमको क्या गिवन है, तो गिवन है रेडियस गिवन है, मतलब जो इसकी त्रिज्या है वो गिवन है और जो इस पे उपस्थित आवेश है, आवेश की मात्रा गिवन है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम E बराबर 1/4πε0 Q/r² से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये मान लिया हमने क्या है, नाभिक है, इतना बड़ा तो होता नहीं है, बस हम थोड़ा सा समझने के लिए इसको इतना बड़ा बनाया है। और इसमें माना केवल क्या है, इसमें न्यूट्रॉन भी होंगे प्रोटॉन भी होंगे। फिलहाल हमने माना क्या है कि 79 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, फिर इसलिए न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण इस पर कोई आवेश नहीं होगा, केवल और केवल किसके कारण होगा, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण होगा। और प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं, 79। तो 79 प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही क्या होगा, इस पर आवेश होगा। और जो आवेश है वो उसके कारण माना वो जो इसका जो नाभिक है, नाभिक की सतह पे एक बिंदु P है जो कितने दूर पे है, 6.6 गुणे 10⁻15 मीटर दूरी पे है। और वहीं पे बिंदु P पर ही हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है 79 प्रोटॉन के कारण। तो इसमें दिया है क्या, आवेश कितना है +79 E। और जब हम 79 और E की जो वैल्यू पुट करेंगे तो जो Q का मान हो जाएगा 79 टाइम्स 79 इंटू 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा क्या हो गया, आवेश हो गया। आवेश का मान इतना हो गया और जो R का मान गिवन है, यानी जो दूरी जो दी गई है वो है R बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और हमको ज्ञात करना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोटॉनों के कारण। हम जानते हैं कि जब Q और R दिया होता है तो फार्मूला लगाते हैं हम E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अगर वही बल दिया होता और आवेश दिया होता तो E बराबर F/Q लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पे Q और R दिया इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10⁻9 और जो Q है 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये Q का मान है। और R का मान है 6.6 गुणे 10⁻⁻15 का स्क्वायर। और जब इसको हल करेंगे 9 गुणे 79 इंटू 79 इंटू 1.6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1137.6 और गुणे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -19 है तो ये 9 क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा केवल -10। और जब 6.6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 43.5356 गुणे 10⁻15 -15 है तो 15 का दुगना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 26.115 गुणे 10⁻20। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 2.6 गुणे 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। तो ये तो रहेगा, यानी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 2.6 गुणे 10⁻21 न्यूटन पर कूलम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे नाभिक के सतह पे किसी भी बिंदु पर होगी। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है वो ये है कि दो बिंदु आवेश +5 गुणे 10⁻⁻19 कूलम व +20 गुणे 10⁻⁻19 कूलम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो हमको क्या करना है, पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाएंगे और दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे वो बिंदु है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। हम जानते हैं कि दोनों क्या है, प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, बाहर के आवेश से दूर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा डायग्राम रहा
बिंदु ए पर पहला आवेश Q1 है, उसकी वैल्यू है +5 × 10⁻19 कूलाम, और जो बिंदु बी पर जो Q2 है उसकी वैल्यू है +20 × 10⁻19 कूलाम। अब मान लिया दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यही दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। माना थोड़ी देर के लिए मान लिया वह बिंदु अगर यहाँ पे है, ए से बाहर है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये भी प्लस है तो प्लस के लिए बाहर की तरफ होगी, दिशा बाहर की तरफ होगी, और इसके कारण भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगी। यानी दोनों क्या होगा, अगर मान लिया इसके कारण E1 है और इसके कारण E2 है, तो E1 और E2 दोनों क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में होगा। और जब दो सदिश एक ही दिशा में होंगे तो दोनों जीरो नहीं हो सकते। अब थोड़ा देर पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे भी देखें, अगर मान लिया E1 की ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसके कारण E1 है, इसके कारण E2 है, तो E1 और E2 की जो दिशा होगी ये बाहर, वो बाहर की तरफ होगी, दोनों एक ही दिशा में होंगे। और जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उनके जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अतः वह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहीं ए और बी के बीच में ही लाइज करेगा, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अतः हमने ये मान लिया कि ए और बी के बीच में कोई एक बिंदु P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो E1 की दिशा Q1 से बाहर की तरफ होगी, और जो E2 की दिशा है वो Q2 से बाहर की ओर होगी। और जब यहाँ पे देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो मान लिया यहीं पे वो बिंदु A से जो बिंदु P है वो x मीटर दूरी पर है, जहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। और जब A से x दूरी पे, x मीटर पे है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो 2 - x मीटर हो जाएगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। इसलिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - x मीटर। अब हमको E1 और E2 की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है, और हम वहाँ से पता कर लेंगे कि x की वैल्यू क्या है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो उसके साथ देख रहे हैं कि दो E1 और E2 दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। जब दो एक दूसरे के विपरीत है, यानी दोनों के बीच का जो एंगल है 180 है, और 180 के केस में जो जब दो सदिशों का हम परिणामी निकालते हैं तो बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर घटा लेते हैं। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि E1 - E2 बराबर क्या होगा, 0। ये क्या होगी, परिणामी क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। यहाँ से अगर पक्षांतर करें तो E1 बराबर क्या होगा, E2, और अगर E1 की वैल्यू पुट करें तो 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर। दोनों साइड में LHS और RHS दोनों साइड में 1/4πε0 है, यहाँ पे भी 1/4πε0 है। इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, Q1/R1 का स्क्वायर बराबर Q2/R2 का स्क्वायर। अगर हम दोनों के मान रखें, Q1 Q2 और R1 R2 के मान रखें, तो Q1 का मान है 5 × 10⁻−19 कूलाम, और जो हमने R1 की वैल्यू पुट की है, हमने मान लिया कि ए से P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। और इधर हो जाएगा जो Q2 की वैल्यू है 20 टाइम्स × 10⁻−19, और जो बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, यानी B से P की जो दूरी है वो कितना है, 2 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 2 मीटर थी। यहाँ से हमने A से P की डिस्टेंस जो x मीटर मान ली, तो P से B का जो डिस्टेंस होगा वो 2 में से 2 - x हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। हमने यहाँ पे भी 10⁻19 इधर है, 10⁻19 इधर है, 10⁻19 से 19 कैंसल, और यहाँ पे 5 से हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उस हिसाब से अगर हम और थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये तो 1/x² बराबर हो जाएगा 4/2 - x का स्क्वायर। अगर हम क्या करें, इसका दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लिखें और दोनों पक्षों का वर्ग भी कर दें, तो वर्ग करेंगे तो 1/x² का जो वर्ग होगा 1/x होगा, और उसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा x/1, और 4/2 - x है, इसका अगर वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और जब उसका व्युत्क्रम लिख देंगे तो 2 - x/2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर क्लास मल्टीप्लीकेशन करें, तिर्यक गुणा करें, तो 2x हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2
माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो ये हो गया 2x बराबर 2 माइनस एक्स। अगर x को x के साइड कर दें और छांतर कर दें तो 2x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2x और प्लस x बराबर हो जाएगा 3x, और इधर हो जाएगा 2। और केवल हमको वैल्यू चाहिए x की, तो x बराबर हो जाएगा 2/3 मीटर। अब कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू आ गई कितनी, 2/3 मीटर हो गई। अब वो बिंदु पूछ रहा, हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी उस बिंदु ए से वो दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अगर हम दोनों तरीके से बता सकते हैं, ए से भी बता सकते हैं और बी से भी बता सकते हैं। तो अगर हम ए से बताएं तो कह सकते हैं कि वह बिंदु, जो बिंदु ए से, या फिर कह सकते हैं कि 5 + 5 × 10⁻⁻19 कूलाम का जो आवेश है, उस आवेश से वह बिंदु 2/3 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कैसे बोल सकते हैं, एक बार और सुन लीजिए कि प्लस 5 × 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश से वह बिंदु 2/3 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ये तो रहा हमारा सॉल्यूशन। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है छठा, वो ये है दिए कि 3.2 × 10⁻⁻13 न्यूटन भार की एक तेल की बूंद 5 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन में है, बिंदु पर आवेश ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है और वैद्युत क्षेत्र में एक तेल की बूंद है, जिस पे जो लगने वाला बल है वो कितना है, 3.2 × 10⁻13 न्यूटन है। और वो उतने न्यूटन के बल से क्या करना चाह रही है, नीचे जाना चाह रही है, और उस पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, इतना है। तो उस पर आवेश की मात्रा क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि उस पर 2 बल लगेंगे, एक क्या होगा, उसका भार बल होगा, जो भार बल उसको नीचे लाना चाहेगा, और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो चाहेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो वो चाहेगा उस आवेश को हम कहाँ लेके जाए, ऊपर की तरफ लेके जाए। तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, तथा जो फोर्स है वो फोर्स कितना लग रहा है, उस जो तेल है, तेल की बूंद है, तेल की बूंद पे जो बल लग रहा है वो 3.2 × 10⁻³ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि जो उस पर चार्ज है, चार्ज कितना है, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, F/E। अगर यहाँ पे वैल्यू रखें हम, जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू रख दें हम 3.2 × 10⁻³ न्यूटन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दें हम 5 × 10⁵। अगर हम क्या करें, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 320, और नीचे हो जाएगा 5, और इसमें 10/5 है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻² × 10⁵ हो जाएगा 5 × 10⁻7, यानी 320 × 10⁻−13 ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 × 10⁻7। अगर हम यहाँ पे 5 से जब 320 में जब डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 × 30, और बचेगा केवल 2 हो जाएगा, 2 और 0 20 हो जाएगा, तो 5 × 20, तो ये 64 बार में इससे क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा 64 बार में। और जब 64 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आए हम पावर के ऊपर, तो यहाँ पे 10⁻13 है और ये प्लस है, और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो इसका पावर है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उस सिचुएशन में 10⁻13 × 10⁻7 दोनों का बेस समान, तो पावर क्या हो जाएगा, -13 और -7 हो जाएगा 20। तो जो Q की वैल्यू होगी वो हो जाएगा 64 × 10⁻20 कूलाम, या अगर उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 6.4 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा आंसर। तो वो जो तेल है जो 5 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिसपे कि 3.2 × 10⁻13 न्यूटन भार है उसका, यानी उस पर बल लग रहा है, उस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो होगी
4 × 10⁻19 कूलाम। हमारा अगला न्यूमेरिकल है, यदि प्योर वाटर का जो परमिटिविटी है 81 है तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। यानी कोई शुद्ध जल है जिसका परावैद्युतांक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का स्टैंड कितना है 81 है, 81 है, की का मान 81 है, तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। यानी पैरावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान दिया है 81, मतलब ये के का मान दिया है, तो पूछ रहा है एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के के बराबर होता है। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो के के बराबर होता है। यानी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है और जो निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, उसी का जो दोनों का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक कांस्टेंट के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 81 है, परावैद्युतांक का मान कितना दिया है 81 दिया है, और हम जानते हैं कि जो निर्वात या वायु की जो वैद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एरियर जो होती है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तथा ये भी जानते हैं कि जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। यानी ई एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर के होता है। तो यहाँ से हम अगर एप्सिलॉन केवल निकालें, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता या माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालें, या जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, यहाँ पे वाटर कह सकते हैं क्योंकि वाटर के लिए के का मान दिया है, इसलिए जो शुद्ध जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट इंटू के। और जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 × 10⁻12 और जो के की जो वैल्यू रखेंगे 81, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.18 × 10⁻10 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यानी यही क्या होगी हमारी शुद्ध जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता होगी, और जिसकी वैल्यू है कितनी 7.18 × 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही। अगर इसके बाद भी किसी को कोई न्यूमेरिकल्स है तो मुझे वो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करेंगे।